भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट पिछले हफ्ते जारी की। ये रिपोर्ट कई मामलों में अहम है, कई बड़ी बड़ी बातें कहती है। अब हम इस रिपोर्ट की क्या बड़ी बातें हैं वो जानते हैं और हर एक बड़ी बात पर अंशुमान जी की टिप्पणी लेते चलते हैं। तो रिपोर्ट में सबसे पहले बात कंटिजेंसी फंड की। रिपोर्ट में बताया गया कि रिजर्व बैंक ने कंटिजेंसी फंड के आवंटन को 6 गुना बढ़ा दिया है। 2021-22 के दौरान रिजर्व बैंक ने कंटिजेंसी फंड में 1.14 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा आवंटित किए हैं। इस फंड में ज़्यादा योगदान का असर ये हुआ, या ज़्यादा आवंटन कह लीजिए, उसका असर ये हुआ कि रिजर्व बैंक ने इस साल सरकार को डिविडेंड 10 साल में सबसे कम दिया है, क्योंकि पैसा वहाँ बढ़ा दिया। सर, क्यों की गई? ये तो आपात फंड है, ऐसा कौन सा दिक्कत आने वाली है? क्यों आरबीआई ने कंटिजेंसी फंड को बढ़ाया? ये चर्चा लगातार, और इसे समझना हमारे लिए ज़रूरी है। कंटिजेंसी फंड का जो आंकड़ा हमारे सामने आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट खुली है उसमें दिखता है करीब 2021-22 में 453% की बढ़ोतरी हुई है पिछले साल की तुलना में आपातकालीन कोष के तौर पर। रिजर्व बैंक का कंटिजेंसी फंड काफ़ी चर्चा में रहा पहले भी। उस दौरान भी जब सरकार ने रिजर्व बैंक से ज़्यादा लाभांश लेने का दबाव बनाया था और देश में एक लंबी चर्चा चली थी कि आरबीआई को क्या ज़रूरत है कंटिजेंसी फंड बनाने की, आरबीआई को किस खतरे का डर है जिसके कारण वो फंड बनाता है। पर रिजर्व बैंक का एक जो पार्लियामेंट से पास हुआ था उसके तहत एक कंटिजेंसी फंड बनाने की जरूरत है। और वो फंड इसलिए बनाया जाता है कि मान लीजिए अचानक मुद्रा में बड़ा अवमूल्यन हो जाए, अचानक वित्तीय सिस्टम में कोई बड़ी क्राइसिस आ जाए, तो रिजर्व बैंक के पास एक सर्टेन अमाउंट रहना चाहिए, जो क्योंकि वो बैंकर है देश का, वो देश का भी बैंकर है, सरकार का भी बैंकर है, तो उसके पास एक रिजर्व फंड होना चाहिए। और एक कंटिजेंसी फंड सेंट्रल बैंक्स के पास होने की व्यवस्था पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स के पास है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था। लेकिन इसे उस समय इस पर क्वेश्चन उठाए गए थे जब केंद्र सरकार ज़्यादा लाभांश चाहती थी। इस साल आरबीआई ने लाभांश कम किया, 30,000 करोड़ का लाभांश दिया, उसमें कमी आई। कंटिजेंसी फंड में पैसा बढ़ाने की दो बड़ी महत्वपूर्ण वजह हैं। एक महत्वपूर्ण वजह यह है कि जो कंटिजेंसी फंड है, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट ये बताती है कि जो कंटिजेंसी फंड का बैलेंस है वो 2.85 लाख करोड़ से बढ़कर 3.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आरबीआई ने इसमें बढ़ोतरी दो वजह से की है। जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है शुभम, उसका निवेश भारत का रिजर्व बैंक यूएस की सिक्योरिटीज में करता है, क्योंकि डॉलर सिक्योरिटीज में उसका निवेश किया जाता। और इससे ये जो कंटिजेंसी फंड के प्रोविजन से जुड़ा हुआ ये प्रावधान है, इसे इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉरेन सिक्योरिटीज कहते हैं, IRAFS। यानी भारत का रिजर्व बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार का जो निवेश सिक्योरिटीज में करता है उसका वैल्यूएशन हर साल बार बार होता है। और उसमें चूंकि वो मार्क टू मार्केट है, यानी बाजार में गिरावट के आधार पर उनकी कीमतों में बढ़ोतरी होती है और गिरावट होती है, और उसका असर हमें कंटिजेंसी फंड पर दिखाई देता। तो आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उसका जो IRAFS है, यानी जो इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट है फॉरेन एसेट्स का, उसमें करीब 8,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। यानी जो यील्ड कम हुई है उसका नुकसान हुआ, और उस नुकसान की वजह से आरबीआई को कंटिजेंसी फंड में पैसा ज़्यादा बढ़ाना पड़ा है। और इसीलिए केंद्र सरकार को इस बार लाभांश कम मिला है, और केंद्र सरकार को लाभांश के लिए बाकी बैंकों पर दबाव बनाना पड़ा, जिस पर हमने पिछले सप्ताह विस्तार से चर्चा की थी। आरबीआई का अभी डेबिट बैलेंस इस अकाउंट में, जो विदेशी मुद्रा भंडार का पैसा उसमें जाता है, उसका जो डेबिट बैलेंस है वो करीब 94,249 करोड़ रुपए है, जो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में बताती है। बिल्कुल। एनुअल रिपोर्ट की दूसरी बड़ी बात यह है कि आरबीआई गोल्ड खरीद रहा है। जी हाँ, सोना खरीद रहा है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2021-22 के दौरान रिजर्व बैंक ने सोने की खरीद बढ़ाई है। साल भर के दौरान आरबीआई ने करीब 65 टन सोना खरीदा है। रिजर्व बैंक का अब जो कुल होल्डिंग है वो 760 टन के करीब हो गई है, जिसमें से 453 टन सोना विदेशों में बैंकों में रखा हुआ है, जबकि 295 टन सोना करीब भारत का देश में ही रखा हुआ है। सर, ये आरबीआई सोना क्यों खरीद रहा है? शुभम, आरबीआई पिछले 3-4 सालों में दुनिया में रशियन सेंट्रल बैंक के बाद सोना खरीदने वाला सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक हो गया। अगर आप आंकड़े देखें 2018-19 की खरीद, और लगातार बढ़ रही है खरीद। 2018-19 में रिजर्व बैंक की खरीद करीब 57 टन के आसपास की थी, 19-20 में 36 टन था, कम हुआ था, लेकिन 20-21 में 40 था, और अब हमारे पास 65 टन के आसपास का जो आंकड़ा आया है। इससे 2-3 बड़े संकेत मिल रहे हैं। एक तो विदेशी मुद्रा भंडारों में जिस तरीके का बदलाव हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सैंक्शंस आने के बाद दुनिया भर के
सेंट्रल बैंक्स ने अपने विदेशी मुद्रा भंडारों का पुनर्गठन शुरू किया है, उसके कारण रिजर्व बैंक ने भी अपने विदेशी मुद्रा भंडार की रिस्क डाइवर्सिफाई की और 760 टन का सोना एक बड़ा रिजर्व है भारत के पास, जो किसी भी परिस्थिति में रुपए में उतार चढ़ाव की स्थिति में या विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव की स्थिति में भारत को मदद देगा। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जब वे सोने की खरीद करते हैं या सोने के लिए आगे आते हैं, तो उससे इस पीली धातु के वैल्यूएशन पर और रिस्क में हेज करने की जो चर्चाएं और जो संभावनाएं उस पर मोहर लगती है। तो रिजर्व बैंक की खरीद ये भी बताती है कि रिजर्व बैंक भी अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए सोने पर उतना ही भरोसा करता है जितना भरोसा भारत के बाकी लोग अपने आप को इन्फ्लेशन से या किसी चीज़ों से हेज करने में करते हैं। लेकिन रिजर्व बैंक सोना खरीद रहा है और रिजर्व बैंक लगातार सोना खरीद रहा है। ये महत्वपूर्ण है और ये आरबीआई की रिपोर्ट इस बारे में रिजर्व बैंक की पूरे विस्तार से जानकारी देती है। और बिल्कुल भारत भी अब उन टॉप 10 देशों में शामिल हो गया है जो रिजर्व में सबसे ज़्यादा सोना रखते हैं। एक चीज़ और यहाँ देख लें कि रिजर्व बैंक का जो गोल्ड होल्डिंग्स हैं वो पिछले एक साल में वैल्यू में 30% बढ़ी हुई हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो सोने की कीमतें बढ़ी हैं। तो अगर आप उसकी कीमत माने, टन के हिसाब से ना माने, उसके पैरेलल देखें शुभम, तो 3.22 लाख करोड़ रुपए का गोल्ड रिजर्व बैंक के पास होल्डिंग्स में वैल्यू टर्म्स में है जो टोटल वैल्यू आरबीआई के पास है इस समय उपलब्ध है। सर, अगली बात जो रिपोर्ट ने बोली है वो एनबीएफसीज पर बोली है। एनबीएफसीज पर हमने विस्तार से चर्चा भी की, इकोनॉमिकम में लोगों को बताया। आरबीआई की रिपोर्ट ये कहती है कि एनबीएफसी की जो बैलेंस शीट लगातार बढ़ रही है, उनकी एसेट क्वालिटी है वो लगातार खराब हो रही है। ये एक चिंता की बात है, वित्तीय बाजारों के लिए चिंता की बात है और एनबीएफसी के लिए नियम सख्त किए जाएं, इसकी वकालत भी की है। एनबीएफसीओं के लिए चुनौती ज़्यादा बड़ी होने वाली है क्या? हाँ, और रिजर्व बैंक लगातार कर भी रहा है। रिजर्व बैंक जैसा हमने इस पर चर्चा की थी, रिजर्व बैंक ने उस बात को फिर से एक बार स्थापित किया है कि भारत के बैंकों की तुलना में कोविड के लॉकडाउन और एनपीए के बाद भारत के जो शैडो बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, वो ज़्यादा फ्रेजाइल हैं, ज़्यादा कमज़ोर हैं, ज़्यादा नाजुक स्थिति में। और इसके लिए हमने इकोनॉमिकम में विस्तार से चर्चा की थी कि उनकी समस्याएं ये हैं कि वो बैंकों से पैसा लेते थे और उसे आगे देते थे, वो उन बारोअर्स को देते थे जिनकी क्रेडिट रेटिंग या रैंकिंग अच्छी नहीं है। इसलिए एनबीएफसीज में एनपीएस की चुनौती काफ़ी बढ़ी है और यही वजह थी कि 2018 में जब आईएलएफएस का डिबेकल हुआ था, जब आईएलएफएस खत्म हुई थी, उसके बाद से रिजर्व बैंक ने शैडो बैंकिंग को लेकर पूरे नियमों में तब्दीली कर दी थी और वो पूरी प्रक्रिया अब इस किनारे आ गई है, जहां आमतौर पर भारत की जो शैडो बैंक है वो नॉर्मल बैंक्स के जैसे ही माने जाएंगे और उन पर उस तरीके की सख्ती की जा रही। इसे आप भारत की शैडो बैंकिंग के उस पुराने युग का समापन भी मान सकते हैं, क्योंकि अब शैडो बैंक वैसे ही काम करेंगे जैसे बैंक करते हैं और इसलिए जो सुविधाएं शैडो बैंक के जरिए कर्ज के तौर पर या कर्ज की लागत कम करने के तौर पर मिलती थी उसमें कमी होगी। पर रिजर्व बैंक इस रिपोर्ट में बहुत कैटेगोरिकली यह मान रहा है कि भारत की शैडो बैंकिंग खतरे में है और चुनौती में और इस पर रिस्क का साया काफ़ी बड़ा है और इसलिए केंद्रीय बैंक इस मामले में कोई और जोखिम लेने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और अगर एनबीएफसी पर आप पूरी विस्तार से जानकारी चाहते हैं, इनका कब उदय हुआ था, इनके सबसे अच्छे दिन कौन से थे, किन लोगों को फ़ायदा हुआ था और इनका सूर्य अब अस्त क्यों हो रहा है और अस्त होने के बाद किन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी, ये पूरी जानकारी आपको इकोनॉमिकम के एक एपिसोड में जाने कहाँ गए वो दिन में मिल जाए। एक चीज़ और इसमें कि रिजर्व बैंक ने पहली बार, मतलब ये बात कोविड के लॉकडाउन का असर है शुभम, कि रिजर्व बैंक ने पहली बार अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि शैडो बैंक्स भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये बड़ा स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट में आप ये मानिए कि भारत का रेगुलेटर कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उसने शैडो बैंकिंग से जुड़े हुए रिस्क को अंडर एस्टिमेट किया था 2016, 17, 18 में, जब ये बैंक तैयार हो रहे थे और जब बैंकों से इनको पैसा दिलवा कर इनसे कर्ज दिलवाया जा रहा था। तो वो एक किस्म का स्वीकार भी है रिजर्व बैंक की इस रिपोर्ट में कि नहीं, कुछ चीजें ऐसी थीं जो शैडो बैंक के बारे में रेगुलेटरी लेवल पर नहीं हो पाई। अच्छा, ये वही शैडो बैंक हैं जिन्हें 3 साल पहले तक भारत की अर्थव्यवस्था में नए कर्ज की क्रांति का डिसरप्शन का रीढ़ माना जाता था और कहा जाता था। एक दौर ऐसा था शुभम जब भारत के पूरे क्रेडिट मार्केट में शैडो बैंक्स का हिस्सा बढ़ गया था और जो हमारे मेन कॉमर्शियल बैंक्स थे उनका हिस्सा कम हो गया था। तो अब ये पूरा अप्रोच भारत के एनबीएफसीज के बारे में बदला हुआ है, जो ये बात आरबीआई की रिपोर्ट बताती है। बिल्कुल। आरबीआई की रिपोर्ट एक और बात कहती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में नकली नोटों का प्रसार बढ़ा है। रिपोर्ट में बताया गया कि 500 रुपए के नकली नोट का प्रसार 102% तक बढ़ा है। सर,
नकली नोट कैसे वापस लौट आए, ये कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि नोटबंदी की अगर एक सफलता ये मानी जा रही थी तो यही मानी जा रही थी कि नकली नोट कम से कम बाहर हो गए। चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन नकली नोट कभी पूरी तरह बंद नहीं होते। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में काउंटरफीट्स को रोकने के प्रयास लगातार किए जाते हैं। तो ये आरबीआई ने ईमानदारी से स्वीकार किया है कि नोटबंदी का जो भी असर था वो असर 1-2 साल रहा और उसके बाद अर्थव्यवस्था में वापस काउंटरफीट्स की संख्या बढ़ गई है। और काउंटरफीट्स से लड़ाई दुनिया के केंद्रीय बैंकों की बड़ी नियमित रेगुलर लड़ाई है, क्योंकि अब ये वही लड़ाई है कि जो काउंटरफीट करने वाला है वो हमेशा रेगुलेटर और करेंसी पब्लिशर से एक कदम आगे रहता है। पिछले नोट खत्म हो गए थे तो उनके डिजाइन खत्म हो गए थे, अब नए नोट आए, उनके डिजाइन फिर काउंटरफीट होकर सामने आने लगे। तो ये स्थायी समस्या है। इसे नोटबंदी से उतना कनेक्ट करने से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि रिजर्व बैंक अपने काउंटरफीट नेटवर्क को कितना मजबूत कर पा रहा है, कितना ठीक कर पा रहा है, इसे जान पा रहा है, ये बड़ी चीज है। लेकिन हाँ, काउंटरफीट्स का बढ़ना फिर इस बात की चिंता की बात है कि आरबीआई को अपने नोटों की सिक्योरिटी में बहुत तेजी से बदलाव करने होंगे और काउंटरफीट से लड़ाई का यही एक स्थापित सूत्र है पूरी दुनिया में। नोटबंदी उसका कोई रास्ता नहीं था। नोटबंदी से आप काउंटरफीट्स नहीं रोक सकते। तो ऐसा लगता था कि जैसे कि आप एक बहुत छोटे से शिकार के लिए बहुत बड़ी तोप चला रहे थे। काउंटरफीट खत्म करना उसका मतलब नहीं था। काउंटरफीट के लिए पूरी दुनिया में स्ट्रेटजी है। बैंक्स अपनी डिजाइन बदलते हैं, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज बदलते हैं, नोटों के तौर तरीके बदलते हैं, जिससे कि लोगों को एजुकेट करते हैं, जिससे कि वो फर्क कर सकें कि उनके हाथ में नकली नोट है या असली नोट है। बिल्कुल।